जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर 12 प्रैक्टिस सेट जो है वो देख सकते हैं, अलग अलग हैं। यदि आप भी बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। डेली इस चैनल के माध्यम से शाम 5:30 बजे बिहार में जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उसका प्रीवियस ईयर दिया जाता है। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, मुरली भरावा गांव के थे ये। ठीक है, ध्यान रखिए, पूछा जाता है कहाँ के थे, तो मुरली भरावा गांव के थे। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि चंपारण जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो किस आंदोलन में भाग लिए थे, तो वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब, तो 1917 ईस्वी में लिए थे। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कि जो नील दर्पण है, ठीक है, नील किसानों की दुर्दशा पर लिखी गई थी, तो किसकी है पुस्तक है, तो दीनबंधु मित्र की है। ध्यान रखिएगा कि नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र हैं। इसके बाद है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ध्यान रखिएगा कि जो बंगाल विभाजन था, ठीक है, ये किस वायसराय के समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसकी जो घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था, यानी लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। और इसे निरस्त कब कर दिया गया, तो 1911 ईस्वी में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया था। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो बम्बई में हुआ था। इसके बाद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, तो तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। कहाँ पे, तो बम्बई में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कब, तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, तेजपाल गोकुलदास विश्वविद्यालय था। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, किसके द्वारा किया गया था, तो WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इसके बाद है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो होगा बी होगा। इसके बाद है, टाटिया तोपे कहाँ से, तो कानपुर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके द्वारा किया गया था, तो टीपू सुल्तान के द्वारा साथ किया गया था। ध्यान रखिएगा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। कब, तो 1792 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1792 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है इसके बाद आपका क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो जो कावेरी नदी है ये कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा कि कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं, तो कावेरी नदी को बोलते हैं। इसके बाद है, कोंकण रेल जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो है, ध्यान रखिए, कोंकण रेलवे। तो चलिए देखते हैं, जो कोंकण रेलवे है ये कहाँ से गुजरता है, इसका जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से के बीच गुजरता है। इसके बाद है, भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना है, तो किस राज्य में है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 10 का हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ध्यान रखिएगा कि संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के है। इसके बाद है, गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो गारो जनजाति है वो कहाँ पे, तो मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया ये सभी कहाँ पे हैं, तो मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। इसके बाद है, कावेरी जल विवाद। तो जो कावेरी जल विवाद है
ये किसके बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ध्यान रखिएगा। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो 1990 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कावेरी जल विवाद किनके बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु का है। इसके बाद है रेगुर नाम है। तो रेगुर जो नाम है ये किसका नाम है? तो काली मिट्टी का है। ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो होती है उपयुक्त किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो जो शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केनोजोइक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था केनोजोइक काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हिमालय के जो सबसे बाहरी भाग है वो कौन से हैं? तो शिवालिक है। इसके बाद है कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो गाडविन आस्टीन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गाडविन आस्टीन है, इसको बोलते हैं K2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है पिग्मी निवासी हैं। तो जो पिग्मी जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मूल रूप से पाई जाती हैं अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका में पाई जाती है। इसके बाद है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग विख्यात हैं। तो जो जोहान्सबर्ग हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं स्वर्ण खनन हेतु। ध्यान रखिएगा कि जोहान्सबर्ग जो विख्यात हैं किसके लिए? तो स्वर्ण की खदान है जो कहाँ पे है? तो साउथ अफ्रीका में है। ध्यान रखिएगा। जोहान्सबर्ग बहुत बार पूछा गया है प्रश्न इससे। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है चाइना। ध्यान रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। अब ध्यान रखिएगा कि नई आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गए हैं? तो भारत बन गए हैं अपना। इसके बाद है गल्फ स्ट्रीम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गल्फ स्ट्रीम जो है ये क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। ध्यान रखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। इसके बाद है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसका उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 46.6%। इसके बाद जो है जो सिलिकॉन है वो 27 पॉइंट है कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है एल्युमिनियम 8.13 है और लोहा जो है 5% है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत को कौन मतलब हानिकारक पहुंचाता है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको बोलते हैं CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ध्यान रखिएगा कि जो ओजोन परत संरक्षण दिवस है कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा 16 सितंबर। इसके बाद है सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन स्थानीय जनता के। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है तो स्थानीय जनता की। इसके बाद है प्रायः किस सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ध्यान रखिएगा कि किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के सलाह पर लागू किया जाते हैं उस राज्य में राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार जो राष्ट्रपति लागू हुआ था कहाँ पे? तो पंजाब में। ठीक है, ध्यान रखिएगा पंजाब में। और सर्वाधिक बार कहाँ पे लागू हुआ है? तो सर्वाधिक बार जो हुआ है वो यूपी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं, करंट है। आपको यह वर्तमान क्या रखना है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। इसके बाद है कि 26 राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? तो वो है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राज्यसभा के चेयरमैन यानी सभापति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के हैं भारत के उपराष्ट्रपति? तो 14वें क्रम के ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है।
तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन इसमें तो जो ए है, बी है, सी है, इसका नहीं होगा। चलिए देखते हैं डी में क्या है। डी में, हाँ ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। इसके बाद है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसके बाद है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक लोकसभा की सीटें कहाँ पे हैं, तो यूपी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यूपी में है। तो कितना है, तो वो है 80 है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 48 कहाँ पे है, दूसरा राज्य जो है वो है कौन सा, तो वो है महाराष्ट्र है। इसके बाद ध्यान रखिएगा बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, तो 40 है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल में 42 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 का जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके बाद है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो लोकसभा के कुल कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो वर्ष में 2 बार। ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो कम से कम यानी वर्ष में कम से कम कितने बार बुलाना चाहिए, तो 2 बार बुलाना चाहिए। इसके बाद है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो क्या होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा कि आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो किसका सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति में। ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति में केंद्रीय सरकार की जो अधिशासी शक्तियाँ हैं वो किसे प्राप्त हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा कि नाम मात्र की कार्यपालिका किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति, लेकिन वही वास्तविक कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो देखिए संवैधानिक इसका संपत्ति का अधिकार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा किसी 300 के कम में रखा गया है। ठीक है, तो कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसे किस आर्टिकल में रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 के कम में रखा गया है। ध्यान रखिएगा कि शुरुआती दौर में कितने थे मौलिक अधिकार, तो 7 थे, और वर्तमान समय में कितना है, तो 6 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि संपत्ति के कर अब मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये वैधानिक कानून है। इसके बाद है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद है कि भारतीय संविधान में हैं, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वो हैं 400 से अधिक अनुच्छेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो जो लोकसभा का पहला आम चुनाव कराया गया था वो कब कराया गया था, तो 1952 ईस्वी में कराया गया था। ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है कि दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा दिल्ली क्या है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद है हुडको का अर्थ है। ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हुडको का अर्थ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ध्यान रखिएगा कि कितना बार ये पूछा हुआ है एग्जाम में कि हुडको का अर्थ यानी पूरा नाम क्या होता है, तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके बाद है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एग्जिम बैंक। ठीक है, जो एग्जिम बैंक है, ठीक है, इसकी जो स्थापना किया गया था 1982 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में। इसके बाद है कि भारत से निर्यात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन कपड़ा। ठीक है, को भारत से निर्यात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सा है, तो वो है कपड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सा राज्य का कर है, तो देखिए यहाँ पे जो आयकर है, ठीक है,
ये तो नहीं है। इसके बाद है भूमि राजस्व, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य का कर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भूमि राजस्व, राज्य का सरकार का कर है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। ध्यान रखिएगा, इस बहुत भी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उत्पाद शुल्क। ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, तो कौन सा है, तो उत्पाद शुल्क है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य हैं, तो भारत में जो सर्वाधिक गेहूं होती है वो कहाँ पे होती है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ध्यान रखिएगा आलू का भी और गन्ना का भी, ठीक है। आलू, गन्ना और गेहूं कहाँ पे, तो यूपी में। इसके बाद है कि सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, तो ध्यान रखिएगा कि नई आर्थिक नीति कब आया था, तो 1991 से में आया था। और जो इसका लक्ष्य रखा गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निजीकरण करना, उदारीकरण अपनाना, निजीकरण करना और भूमंडलीकरण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नई आर्थिक नीति कब आया था, 1991 ईस्वी में। इसके बाद है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो बीजों की उच्च पैदावार किसमें, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि पर्याप्त सिंचाई सुविधा, ये भी सही है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, इसका तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है 1966 और 67 में ये हरित क्रांति आई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, तो जो भूमि विकास बैंक है ये किसका एक अंश है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में भूमि विकास बैंक। ध्यान रखिएगा कि भूमि विकास बैंक जो है किसका एक अंश है, तो वो है सहकारी उधार ढांचा की। ध्यान रखिएगा कि भूमि विकास बैंक किसका अंश है, तो सहकारी उधार ढांचा की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, देखिए यहाँ पे बिचौलियों को समाप्ति, बिल्कुल सही है। भू जोतों का एकत्रीकरण, सहकारी कृषि, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन किसानों को मकान ऋण, ये इसमें भूमि सुधार के रूप में, भूमि सुधार के क्षेत्र में इसे शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, तो चलिए यहाँ से देख रहे हैं, चलिए इसको छोड़ देते हैं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं, तो भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, किस में है, किस क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। ज़्यादा लोग किस में लगे हुए हैं, तो कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। इसके बाद है 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ध्यान रखिएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5.6% था। तो जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था, तो 5.6% रखा गया था। इसके बाद है शुष्क बर्फ़ हैं, तो ध्यान रखिएगा कि शुष्क बर्फ़ हैं तो कौन सा है, तो वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो शुष्क बर्फ़ कहते हैं। इसके बाद है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति है, तो तरंग भी हैं और कण दोनों हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा तरंग और कण दोनों के समान है प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति, ठीक है। इसके बाद है कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 8.5 मिनट ऑप्शन का आंसर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कितने समय लगता है सेकंड में, तो वो हो जाएगा 500 सेकंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है, तो जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 53 का जो हो जाएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है। तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो ध्वनि होती है उसकी चाल कितनी होती है वायु में, यानी हवा में 330 मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है। इसके बाद है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा
कि जो पानी होता है उसका अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने पर डिग्री पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके बाद है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, यानी कब प्राप्त हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव की खोज के लिए, ठीक है, काम करने के लिए। ठीक है, तो प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव पर काम करने के लिए इन्हें क्या मिला था, तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। कब, तो 1930 ईस्वी में। और इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो 1954 ईस्वी में। इसके बाद है कि दूध उदाहरण है एक। तो जो दूध है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि जो दूध है तो किसका एक उदाहरण है, तो वो है इमल्सन का। ध्यान रखिएगा कि दूध उदाहरण है किसका, तो इमल्सन यानी पायस का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है, 1 पिको बराबर होता है। तो जो 1 पिको बराबर होता है वो कितना होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 के पावर -12 ग्राम। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ साथ में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।